रही होगी कि पाकिस्तान और चाइना जो काम नहीं कर पाया वो अमित शाह नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हमारा इस्लाम भी कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं ये लाजिम है उस मुल्क से प्यार करना। इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े करके इस मुल्क को बर्बाद करके नरेंद्र मोदी पहले के जुगाड़ में तो फकीर हूं झोला डाल के चला जाऊंगा। अगर आप सही वोट का इस्तेमाल करते हैं मेरा ये मानना है कि आप जिहाद कर रहे हैं। जब कभी भी जेल में गया बता दो किस लिए गया आप ही बता दो। कभी पुलिस वालों की थपड़ियाई कर दी, कभी एमसीडी वालों को मुर्गा बना दिया, कभी बीएससीएस वालों को मुर्गा बना दिया, कभी एमसीडी के कमिश्नर को बंद करके उसको ऑफिस में ताला लगा दिया, कभी डीडीए का एक डायरेक्टर आया था उसको मैंने उसकी एम्बेसडर में बंद रखा 2 घंटे। आसिफ इसलिए तो गया, आसिफ पे इसके अलावा कोई भ्रष्टाचार का तो इल्जाम नहीं लगा। 10 साल में हमारे अब्दुल्ला को 555 करोड़ रुपया सरकारी फंड से मिला। हमने 20 करोड़ रुपए में पूरे एरिया को सुधारने की कोशिश करी। 450 करोड़ हम लेकर आए थे लेकिन इत्तेफाक कि हम हार गए। वो पैसा भी हमारा अब्दुल्ला ने इस्तेमाल किया। 550 करोड़ रुपए को हमारे अब्दुल्ला ने दरहम बरहम कर दिया। कैबुलनगर, सिकंदराबाद से जाकिर नगर, पटलाओ, जोगाबाई, अबुल फजल, ओखला गांव, शाहीन बाग तक आगे तक चला जाइए, पूरा एरिया को जहन्नुम बना दिया। हमारे बराबर में मुल्क दुश्मन ताकत पाकिस्तान भी बैठी हुई है, चाइना भी बैठी हुई है, जिनका ख्वाब है कि किसी तरह से हिंदुस्तान को बर्बाद कर दे। लेकिन न पाकिस्तान की इतनी हिम्मत जरूरत है न चाइना की है कि वो हमसे डायरेक्ट लड़ पाए। लेकिन उनकी लड़ाई जिसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं कि छुप के अटैक करना, मुझे आज ये कहने में कोई झिझक नहीं होगी कि पाकिस्तान और चाइना जो काम नहीं कर पाया वो अमित शाह नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पाकिस्तान से सुपारी ले ली। वो हर मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये दोनों इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े खुदा न खास्ता अल्लाह करे ना हो, इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े करके इस मुल्क को बर्बाद करके नरेंद्र मोदी पहले के जुगाड़ में तो फकीर हूं झोला डाल के चला जाऊंगा। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी कश्मीर के जरिए पाकिस्तान में चला जाएगा। पाकिस्तान नहीं जाएगा, चाइना जाएगा। मैं सही बता रहा हूं। वजह क्या है कि हिंदुस्तान के डीएनए में प्यार और मोहब्बत है। हिंदुस्तान के डीएनए में कहीं भी नफरत नहीं है। आपके खून में जो भी सरजमीन पे पैदा हुआ उसका खून का नमूना ले लो, प्यार और मोहब्बत मिलेगी, नफरत की कोई जगह नहीं। वक्त की हालात इस मुल्क के बिगड़े हैं, वक्त की हालात बहुत खतरनाक स्टेज तक पहुंच गए हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि ये हालात बहुत ज्यादा चलने वाले नहीं। अगर आप सही वोट का इस्तेमाल करते हैं मेरा ये मानना है कि आप जिहाद कर रहे हैं। आप यकीन मानिएगा, जिहाद वो नहीं है जो हमारे बारे में कहा जाता है। जिहाद ये है कहीं किसी पे जुल्म या ज्यादती हो रही हो तो आप हाथ पैरों से उसको रोकिए। अगर आप हाथ पैरों से नहीं रोक सकते तो कम से कम जुबान से उसको बुरा कहिए, और आप जुबान से भी अगर बुरा नहीं कह सकते, इतने कमजोर है, तो कम से कम दिल से जरूर जिहाद कहिए कि ये नफरत है, ये गलत है। एक बार 2 बातें और कहूंगा कि देखिए, जब परवेज हाशमी साहब
साहब यहां से एमएलए थे, उस टाइम किसी भी एमएलए का फंड जो था साल का, वो 3 करोड़ रुपये साल का होता। जब मैं एमएलए बना, आपकी नुमाइंदगी करी, तो शीला जी ने 1 करोड़ रुपया कैबिनेट से और पास कर दिया। हमें 4 करोड़ रुपये साल के पैसे मिलते थे। और जब हमारा दुल्ला एमएलए बना और केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बना, क्योंकि सारे एमएलए ही उनके आगे थे, तो ये चीफ मिनिस्टर को कैबिनेट में पास करने की पावर है। केजरीवाल ने हर एमएलए का बजट 10 करोड़ रुपया हर साल का कर दिया और इस साल का 15 करोड़ कर दिया। पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। काउंसलर का कोई बजट नहीं होता कानून में। काउंसलर तो भिखारी की तरह ऑफिसर्स के पास खड़ा रहता है कि कुछ बजट दे दो, लेकिन एमएलए का बजट आज की तारीख में 15 करोड़ रुपये है। जब मैं एमएलए था तो 4 करोड़ रुपये था। मैं एक बार 4 साल रहा, एक बार 10 महीने रहा, मुझे टोटल 20 करोड़ रुपये बजट मिला। आप दिल पे हाथ रख के कहिएगा क्या सिर्फ झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। उस 5 साल में 20 करोड़ से जाकिर नगर, तैमूर नगर, खिदराबाद से आली गांव, अगर कोई शख्स खड़े होकर ये कह दे 20 करोड़ फिर कैसे मिल गया कि आसिफ ने मेरी रोड नहीं बनाई थी, आसिफ ने मेरा सीवर नहीं बनाया था, एक शख्स खड़े होकर यहां कह दे कि उस 5 साल के अंदर आसिफ मोहम्मद खान ने मेरी गली नहीं बनाई थी, मेरी गली में सीवर नहीं डाला, लेकिन आज 20 करोड़ है और आज अमानतुल्लाह को 1 करोड़ 5 करोड़ रुपये इस 10 साल में मिला है। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मैं गलत बयान नहीं कर रहा हूं, आप अरीबा को वोट मत दीजिएगा। 1 करोड़ 5 करोड़ रुपया मेरे फंड में मिला है 10 साल के अंदर, 105 करोड़। और जब मैं एमएलए था, जल बोर्ड का मेंबर था, संदीप जी यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, शीला दीक्षित ने 4.5 अरब रुपया यहाँ के सीवेज और पीने के पानी के लिए दिया था अलग से जल बोर्ड के बजट से, और गफ्फार मंजिल में आकर उसका उद्घाटन करके गई थी पार्क में। इसका मतलब ये कि 10 साल में हमारा अब्दुल्ला को 555 करोड़ रुपया सरकारी फंड से मिला। हमने 20 करोड़ रुपए में पूरे एरिया को सुधारने की कोशिश करी। 450 करोड़ हम लेकर आए थे, लेकिन इत्तेफाक कि हम हार गए, वो पैसा भी अमानतुल्लाह ने इस्तेमाल किया। 550 करोड़ रुपए को अमानतुल्लाह ने दरहम बरहम कर दिया। तैमूर नगर, खिदराबाद से जाकिर नगर, पटलाओ, जोगाबाई, अबुल फजल, ओखला गांव, शाहीन बाग तक आगे तक चला जाइए, पूरा एरिया को जहन्नुम बना दिया। कौन सी गली ऐसी है जो सीवन नहीं उबल रहा हो? अभी तक जो हमारे बनाए हुए नाले थे मेरे, ये नाले अल्लाह का शुक्र है जिनसे अभी तक सीधे सिस्टम पटलाओ, जाकिर नगर, जोगाबाई का चला, मैंने आपको बना के दिए थे। मैं आचार नहीं कर रहा, आपने अपने वोट से मुझे वो मुकाम हासिल कराया था, मैंने ईमानदारी से काम किया था। आज बताइए कौन सी गली 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल टूटी रही? दरम बरम निजाम कर दिया। आज भी कोई सीवर ऐसा नहीं है, कोई गली ऐसी नहीं है जो पानी से उबल नहीं रही। हमें पता है कि दिल्ली में पानी की शॉर्टेज है, हमने कभी आपसे झूठा वादा नहीं किया। इलेक्शन से पहले ये ड्रामा करते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं कि आसिफ की जो कमियां हैं वो भी आपको पता है, आसिफ की जो खूबियां हैं वो भी आपको पता है। आसिफ इतना ओरिजिनल है कि जवानी में अगर बाल सफेद हो गए तो कभी डाई नहीं किए। आसिफ सर के बाल से लेके और
नाखून तक ओरिजिनल है। कड़कपन हो सकता है कम तो है भाई टाइगर है भाई। लेकिन लेजर में शक्ति हो सकती है आसिफ की, लेकिन आसिफ हमेशा हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ा, कभी झूठ और फरेब नहीं करा, कभी आपको धोखा देने की कोशिश नहीं करी। पिछले इलेक्शन में पानी की लाइटें डालती गली गली, आप इस बात के गवाह हैं। पब्लिक कहने लगी परवेज हाशमी 16 साल एमएलए रहे, आसिफ भाई 5 साल एमएलए रहे, और अमानतुल्लाह भाई तो जीतते ही पानी लिया, ये दोनों तो लेकर लिया। जाने दो बताइए पानी आया? अगर एक बूंद पानी आया हो, कमीशन खाने के लिए अमानतुल्लाह ने कमीशन खाने के चक्कर में 10 करोड़ रुपए की लाइनें डाल दी गलियों में, जो आप कबाड़ी खोद खोद के बेच रहे हैं। अब फिर आया निकल कर, फिर उसने कहीं 4 पाइप डाल दिए, कहीं सड़क बना दी, कहीं चीवर डाल दिया, कहीं पानी की लाइन डाल दी, फिर आपको धोखा देने की वो कोशिश कर रहा। उसकी फितरत में धोखा है, वो खुदा में कहना नहीं चाहिए, वो अल्लाह पाक को भी धोखा दे रहा है, अल्लाह को भी धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मुझे अब्दुल रहमान एक एमएलए हैं सीरमपुर के, मैं इत्तेफाक से निकल रहा था, कितने का ये उनका ऑफिस है, इलेक्शन स्टार्ट हो गया था, तो मैं चला गया, तो वो मुझे अपने कमरे में वहां ले गए ऑफिस के। उन्होंने कहा, वो इसी की पार्टी के एमएलए थे उस टाइम, या अभी 15-20 दिन पहले की बात है। अब्दुल रहमान जो सीरमपुर के एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि आसिफ भाई मैंने लोग तो बहुत देखे, लेकिन अमानतुल्लाह जैसा नहीं देखा। मैंने कहा क्यों? वो तो तुम्हारा दोस्त था। बोला हाँ दोस्त था। बोला कि वो बोर्ड के किराए के बढ़ाने के नाम पर डरा डरा के और वो रिश्वतें लेने लगा। उसने कहा कि मेरे अपने हाथ से अमानतुल्लाह को 83 लाख रुपए रिश्वत में उसके ऑफिस में वक्फ बोर्ड के लेकर गया। मेरे साथ वो लोग थे जो किराए के मकान में वक्फ प्रॉपर्टियों में रहते हैं। 83 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर, और कह रहे हैं कि उसने अपनी जेब में से 500 रुपए का नोट निकाला, बैल बजाई, चपरासी आया, उसके हाथ में दे के बोला कि बाहर से चाय ले आओ, और फिर कहता है कि देखो भाई साहब मैं वक्फ बोर्ड के पैसे की चाय भी नहीं पीता हूं, मैं इतना ईमानदार हूं। खुदा गवाह, मतलब वक्फ बोर्ड के नाम पे 83 लाख रुपया तो डका रहा उसी टाइम, लेकिन 100 रुपए की चाय पे ईमानदारी दिखा रहा है। आपको याद है अमानतुल्लाह का यही स्कूल है। आज से 5-6-7 साल पहले अपनी बीवी और बच्चों को लेकर इस स्कूल के गेट पे खड़ा था, और मीडिया को लेकर, यूट्यूबर को लेकर उन्होंने पूछा अमानत भाई क्यों आए हैं? तो बोले कि मेरे पास बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं सरकारी स्कूल में बच्चों की को एडमिशन करवाने आया हूं। कितना ईमानदार है। सारे पड़ोस के प्लॉट खरीद लिए, जाके देख लो। कितना ईमानदार है कि बच्चों की फीस जमा करने के लिए अमानतुल्लाह के पास पैसा नहीं है। अगर साकिनगर से शाहीन बाग तक जाओगे, अरबों रुपए की हर दूसरी बिल्डिंग अमानतुल्लाह की, हर तीसरी बिल्डिंग अमानतुल्लाह की। सारे झगड़े के प्लॉट खरीद लिए, सारे झगड़े के फ्लैट खरीद लिए, सारे झगड़े की बिल्डिंग कर लिए, लेकिन बेचारा इतना मासूम मजलूम है, इतना गरीब है कि बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। ये भोगी फरेबी आदमी अब फिर एक नौटंकी लेकर आया है। नौटंकी क्या लेकर आया है? कहती मैं तो जेल में रहा, मैं डेवलपमेंट कहां से करता, मुझे तो पुलिस पकड़ के ले जाती थी, जेल में डाल देती थी, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। और से सुनिए
पट्टा चौक पे हैं। अमानतुल्लाह 10 साल एमएलए रहा, 10 साल, बहुत लोग 3665 दिन। अब कैलकुलेशन लगा भाई के बच्चे लगा भाई पूरे 10 साल एमएलए रहा और टोटल अगर उसकी जेल देखी जाए तो 72 दिन कुल जेल में रहा है। 72 2.5 महीने। चलो अमानतुल्लाह, तुझे उगला की जनता ने 2.5 महीने माफ कर दिए, तू 9.25 साल का तो हिसाब किताब दे दे। तो 9.25 साल कहां था? 9.25 साल? आसिफ को जब पुलिस अरेस्ट करने आई तो आसिफ कभी भागा, कभी सुना है किसी ने क्या आसिफ दीवार कूद के भाग गया? जब पुलिस आती है ये बिल्डिंग कूद कूद के भाग जाता। तब तो फिर हीरो है। ये खुद नहीं बच पा रहा, ये खुद ही तरह पुलिस से डरता है, तो तुमसे पुलिस के तहफ्फुज़ कैसे करेगा? बता दो जरा, कैसे बचाएगा? जो चुना हुआ नुमाइंदा एमएलए भाग जाता है, कभी अलीगढ़ में छुप जाता है, ससुराल में, सहारनपुर में दूसरी वाली ससुराल में छुप। अबे तू एमएलए है, पुलिस अरेस्ट कर, चोरी को भागता है, शरीफ आदमी भागता है नहीं? बता दो आप, शरीफ आदमी के घर पे पुलिस आती है तो कहता है भाई साहब किस लिए अरेस्ट कर रहे हो? पूछता है, सवाल जवाब करता है, लेकिन ये उछक कर भाग जाता है ओखला से। समझा? ये आपका एक बात सुनिए, सुनाइए। आप बहादुर कौन हो? आप बहादुर लोग हो। इतना कार, इतना बुज़दिल नुमाइंदा चुनते हो। आसिफ ने 2 साल तिहाड़ जेल में गुजारे, आपको याद हो। एक बार में ही 10 महीने में बाहर आया था मैं, 10 महीने में एक बार में, और अलग अलग वक्त में से। मैंने कभी रोना लिया? आप बता दीजिए। मैंने कभी कहा कि आपकी वजह से गया? अल्लाह का शुक्र है, जब कभी भी जेल में गया बता दो किस लिए गया, आप भी बता दो। कभी पुलिस वालों की थपड़ियाई कर दी, कभी एमसीडी वालों को मुर्गा बना दिया, कभी बीएससीएस वालों को मुर्गा बना दिया, कभी एमसीडी के कमिश्नर को बंद करके उसका ऑफिस में ताला लगा दिया, कभी डीडीए का एक डायरेक्टर आया था, उसको मैंने उसके एम्बेसडर में बंद रखा 2 घंटे। आसिफ इसलिए तो गया, आसिफ पे इसके अलावा कोई भ्रष्टाचार का तो इल्जाम नहीं लगा, कोई ऐसा तो इल्जाम नहीं लगा जिससे आपको शर्मसार होना पड़ा हो। अमानतुल्लाह अपने उसमें दिखाता है इलेक्शन की जो नॉमिनेशन है, 19 केस आप उसके देख लो, वो तो वेबसाइट पे जाओगे इलेक्शन कमीशन की, उसके नॉमिनेशन के पेपर आ जाएंगे, आप देख लो किनकी नौयत के उसमें केस रजिस्टर्ड है। एक केस भी ऐसा नहीं है जो पब्लिक के नुमाइंदे की हैसियत से पब्लिक के हुकूक की लड़ाई लड़ते हुए वो जेल गया हो, उसमें केस रजिस्टर्ड हुआ हो। अभी अल-शिफा हॉस्पिटल के सामने यूपी इरिगेशन वाले बाउंड्री जबरदस्ती कर रहे थे और पुलिस खड़ी थी। अमानतुल्लाह को लोगों ने बुला लिया, पहले तो एक सिपाही ने धक्का मार के कहा कि इधर खड़े हो जाओ, दोबारा आप कौन से दुनिया का? अमानतुल्लाह मीडिया के सामने खड़े होकर कहता, जब लोगों ने कहा कि भाई रोको बाउंड्री, तो अमानतुल्लाह ये बात कहता है कि मैंने अगर कुछ कहा तो पुलिस वाले मुझे जिप्सी में डाल के ले जाएंगे। आज की तारीख में अमानतुल्लाह का यह हाल है। आपने यहाँ की सड़कों पे भी कभी कभी देखा होगा कि वो लकड़ी की एक गाड़ी होती है ना, पहिया खटर खटर, एक आदमी खींच रहा होता है, एक लगड़ा लूला हाथ पैर कटा हुआ उस पे लेटा हुआ होता है, एक माइक बज रहा होता है कि मुझ पे रहम खाओ, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर दो, मैं माजूर हूँ,
मैं मजलूम हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझ पे रहम कर दो। हमारा अब्दुल्ला का वो लंबे लूले वाला हाल हो रहा, माफिया मारता फिर रहा है। अरे एक बार मुझे और मौका दे दो, अल्लाह के नाम पे एक वोट और दे दो। अबे जैसे तेरे करतूत है उस हिसाब से पब्लिक फैसला करे। अब उसने एक काम और शुरू करा है कि वो पब्लिक को डरा रहा है कि मुझे वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। कह रहा नहीं कह रहा, हर जगह ये कह रहा है मुझे वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। मतलब खुद तो इतना कमजोर आदमी है, आपको भी डरा रहा है, आपको भी कमजोर कर रहा है। याद रखना, अगर डर के मारे आपने फैसले किए, डरपोक कौम, बुज़दिल कौम, ऐसा से कम तरीके जो कौम चली जाती है उसका जमीन से उसका वजूद खत्म हो जाता है।